Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 25th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. In this video we'll discuss the 14th BRICS Summit. रिसेंटली BRICS Summit हुआ है, इसके मेजर हाइलाइट्स क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. And then we'll talk about the Multilateral Fund for Biodiversity. ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने ये जो मल्टीलेटरल फंड दिए हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी उसे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. देन विल टॉक अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC. ये क्या है, इसका एम क्या है, दैट वी नीड टू नो. एंड देन देयर इज़ दिस साओ जोआओ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन गोवा. ये फेस्टिवल क्या है, इसे किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, दैट विल ऑल्सो सी. एंड देन रिसेंटली संथल ट्राइब इज़ इन स्पॉटलाइट. संथल ट्राइब काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है आफ्टर द NDA अनाउंस देयर कैंडिडेट. सो द्रौपदी मुर्मू के बाद संथली ट्राइब इज़ इन न्यूज़, सो देयरफॉर वी विल कवर संथली ट्राइब हियर एज वेल. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट 14th BRICS Summit. तो रिसेंटली 14th BRICS Summit वर्चुअली हुआ है एंड इट केम अप विद बीजिंग डिक्लेरेशन. तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है एंड देन वी विल कवर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस मीट. तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, सो ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं वो इसके नाम में ही लिखे हुए हैं. दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये आपको याद होने चाहिए. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इन 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की एसोसिएशन को ब्रिक्स कहा जाता है. ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल इन 2001 एंड उन्होंने इस टर्म के अंदर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था. सबसे पहले ब्रिक था. 4 कंट्रीज़ अरेंज की गई थी फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन द साइड लाइनर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2006. लेकिन इस मीटिंग की सक्सेस के बाद इट लेड टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एनुअल समिट अंडर द एजेस ऑफ ब्रिक. इनिशियली जो साउथ अफ्रीका है वो इसका पार्ट नहीं था. साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ब्रिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया, जिसके बाद ब्रिक बन गया ब्रिक्स. एंड फ्रॉम देयर ऑन तब से ही हम ब्रिक को ब्रिक्स कह के बोलते हैं. यहाँ पे अगर हम समिट्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं दे मीट एनुअली फॉर द फॉर्मल समिट सिंस 2009. इंडिया ने रिसेंट 13th समिट जो 2021 में वर्चुअली हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था. ब्रिक्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग जिससे कि वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो यहाँ पे इकट्ठी होती हैं. ना हम बार बार ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं. ब्रिक्स के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये रिप्रेजेंट करते हैं 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इनका GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन है 24%. वर्ल्ड ट्रेड का 16% शेयर इन कंट्रीज़ का है. तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो जो लैंड एरिया बनता है दैट इज़ ऑफ 29.3% लैंड एरिया इन्हीं कंट्रीज़ के पास है. एंड ओवर द ईयर ब्रिक्स कंट्रीज़ हैव कम अप टुगेदर टू डेलिबरेटली ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़. यू नो लाइक कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है, कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इशू है, कोई कल्चरल या पीपल टू पीपल एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सब पिलर्स को लेकर इन कंट्रीज़ के बीच में इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं. ना यहाँ पे अगर हम हमारी जो 14th ब्रिक्स समिट हुए हैं इसके मेजर हाइलाइट्स देखें तो सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है दैट इज़ बीजिंग डिक्लेरेशन. यहाँ से बीजिंग डिक्लेरेशन आई है विच सेज दैट ब्रिक्स सपोर्ट्स टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. देन द ग्रुप इज़ विलिंग टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एफर्ट्स टू डिलीवर द ह्यूमैनिटेरियन एड to Ukraine.
तो बीजिंग डिक्लेरेशन आई है जिसमें कि रशिया और यूक्रेन एक दूसरे से बातचीत करें, इसे ये सपोर्ट करता है और इस ग्रुप की ये भी विल है कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू और जो इंटरनेशनल कमिटी है ऑफ रेड क्रॉस, इनके थ्रू वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन के अंदर पहुँचाई जाए। The countries also expressed the concern about the situation in Taliban held Afghanistan also. रशिया यूक्रेन के अलावा अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। देन अब रशिया के रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो रशिया मेड वेल्ड अटैक ऑन द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज फॉर यूजिंग द फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड टू शिफ्ट देयर ओन मिस्टेक्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रशिया के इस रिस्पॉन्स से जो उनके ऊपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के थ्रू जो सैंक्शंस लगाई गई थी उससे उन्होंने पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर चुके हैं। यहीं पे अगर हम चाइना की पोजीशन की बात करें, सो द चाइना प्रेसिडेंट आल्सो कॉल्ड ऑन द मेंबर्स टू रिजेक्ट द कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड टू अपोज व्हाट वी कॉल द यूएस एंड यूरोपियन यूनियंस यूनिलेटरल सैंक्शंस। Now, Chinese president ने ये भी कहा that they are calling for larger security alliance within the BRICS, and so that they can underline that the Beijing would like to work with the groupings to operationalize global security initiative. See, it is proposed by China in May this year, and ये जो global security initiative है, it basically aims to be an Asian security framework. इसके अंदर confrontation alliance जो zero sum approach है इसे हटाकर डायलॉग, पार्टनरशिप और विन विन रिजल्ट्स के बेसिस पे इस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ऑपरेशनलाइज किया जाए। ये चाइना का एक आइडिया जो कि उन्होंने प्रपोज किया है। ये चाइना ने अपनी पोजीशन को स्टेट किया, रशिया ने अपने रिस्पॉन्स दिए। टेररिज्म को लेकर ब्रिक्स कंट्रीज़ ने रिटेलिएट किया दैट नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोजिंग द सैंक्शंस। सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स जो टेररिज्म को रोकने के लिए जो सैंक्शंस हैं वो लगा सकती हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान अथॉरिटीज़ को एक नेशनल रिकन्साइलेशन अचीव करने के लिए कहा, एंड दैट कैन बी डन थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, एंड दे बेसिकली एडवाइज टू एस्टैब्लिश अ ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें अफ़गान की जो टेरिटरी है उसे भी ऐड किया गया कि इसको इस टेरिटरी को शेल्टर टेररिस्ट के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए और टू अटैक ऑन एनी अदर कंट्री। इस टेरिटरी को एक ब्रीडिंग ग्राउंड टेररिज्म का नहीं बनाना होगा। इस ब्रिक्स समिट में इंडियन साइड से इंडियन पीएम ने भी ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर फोकस किया, स्पेशली इन द पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। एंड दिस समिट कम्स जस्ट डेज अहेड ऑफ G7 समिट इन जर्मनी, जहाँ पे पीएम मोदी एंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामापोसा भी जिसे अटेंड करने वाले हैं, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज से एक्सपेक्टेड है कि वो चाइना के ऊपर लगने वाली सैंक्शंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? देखिए, अगर हम अफ़गान इशू की बात करें, सो वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू द फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव इंट्रा अफ़गान डायलॉग, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक सिविलियन पीस, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो सके। रही बात रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, तो ब्रिक्स को भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा टू स्टेबलाइज द करंट इवेंट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब हो रहा है, एंड टू रिजॉल्व दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, that is one of the future prospect that should be done by the BRICS. Also, if we talk about ensuring the stable macro economy, now जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना होगा, इसकी स्टेबिलिटी को हमें बढ़ाना होगा, चाहे उसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो, एनडीबी हो, इन सब के जो लोन्स हैं, जो भी लिवरेजेस हैं वो हमें यहाँ पे लेने होंगे। वी नीड टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली, ताकि जो डेडलॉक यूक्रेन के रीजन में आया हुआ है, इस डेडलॉक को हम रिजॉल्व कर सकें एंड वी कैन अनप्लग द सप्लाई चेन, ताकि एक बार जब सप्लाई चेन सही हो गई तो इट विल ब्रिंग द प्राइसेस एंड सप्लाईज टू नॉर्मलसी। And then also, if we talk about the post-pandemic world, see, it is not exactly like the pre-pandemic world. Now the forum should also harness its position to bring the changes in governance of the developing world, so that they can effectively recover from the pandemic after effects. And there is this strong need for equity and justice in the multilateral organizations.
so that we can have more investment in poverty alleviation, education, health and food security. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट मल्टीलेटरल फंड फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो रिसेंटली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF ने प्रॉमिस किया है दैट दे विल प्रोवाइड $5.33 billion over the next 4 years to address the problems related to biodiversity worldwide. तो एडिशनल फंड्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने प्रॉमिस किए हैं. इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की फॉर्मेशन रियो अर्थ समिट 1992 के रियो अर्थ समिट के बाद हुई थी एंड इट इज़ द ओनली मल्टीलेटरल फंड जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करता है. इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, 18 एजेंसीज इसकी पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज आ जाती हैं, बहुत सारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, नेशनल एंटिटीज़ हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं. ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. नाउ फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो जो दोनों कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करती हैं, इट इज़ डन प्रोवाइडेड वाया सम सेवरल ट्रस्ट फंड्स जो कि वर्ल्ड बैंक जिसे एडमिनिस्टर करता है, एंड देयरफॉर वर्ल्ड बैंक एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फंक्शनली इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट हाउस्ड एट द वर्ल्ड बैंक. तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का हमारे पास ट्रस्टी कौन है, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रही है. सो दैट इज़ वर्ल्ड बैंक. तो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हमारे प्लानट की जो सबसे प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, हम जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनसे यहाँ पे डील कर सकें. अब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड के अंदर जो फंडिंग होती है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द पार्टिसिपेटिंग डोनर कंट्री and it is made available to the objective of international environmental conventions. जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी कन्वेंशंस हुए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको अवेलेबल करवाया जाता है. तो मेजर फाइनेंशियल मैकेनिज्म अगर देखें हम तो देयर आर 5 इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस जिनका फाइनेंशियल मैकेनिज्म ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डील करता है. वन इज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी किस किस को फंड करता है. तो इट फंड्स मीना-माटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, persistent organic pollutants, United Nations Convention on Biodiversity, United Nations Convention to Combat Desertification and United Nations Framework Convention on Climate Change. Mercury, POP, Biodiversity, Desertification, Climate Change, ऐसे याद रखना है. मरकरी की मीना-माटा कन्वेंशन, POP, Biological Diversity, Combat Desertification and Climate Change. These are the 5 conventions जिनको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड प्रोवाइड करता है. तो नाउ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने प्रॉमिस किया है ना दे विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंड. तो वाई इट इज़ नीडेड? देखें, इससे पहले जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, गैबॉन, दे वर कॉल्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $100 billion a year and raise it to $700 billion per year by 2030. क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कंपैरेटिवली हमारे पास बहुत ही लेस फंडिंग आ रही है. एंड देन वी हैव ऑल्सो मिस्ड द टारगेट. हमने जो हमारे 2011 से लेकर 2020 के जो HE टारगेट सेट किए थे, द HE टारगेट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, वी हैव फेल्ड टू मीट इट. एंड इसमें भी एक बड़ा जो पॉइंट निकल के आ रहा है दैट इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. 2020 के अंदर एक असेसमेंट ने ये शो किया दैट none of the HE targets had been met. So we have missed our targets. Also, जो भी recent developments हो रही हैं, especially from Tanzania's Maasai community, they are forcefully evicted from their ancestral land so that there can be a way for the luxury game research reserve for the riches. इस तरह के भी जो environmental crisis हम देख रहे हैं, उन सब से डील करने के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए हैं.
नाउ कुछ और मेजर टेकअवेज यहाँ से जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक ऑनगोइंग प्रेपरेटरी मीटिंग चल रही है ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये मीटिंग नायरोबी में चल रही है, उस दौरान ये डिस्कशन हुई है, ये अनाउंसमेंट की गई है। Because right now Nairobi is being held in preparation for the 15th COP to the Convention on Biodiversity। COP15 यहाँ पे होने वाली है। लास्ट क्वार्टर 2022 में दिस वाज शेड्यूल्ड इन मॉन्ट्रियल कैनेडा। तो फंडिंग की अगर हम बात करें सो अमाउंट इज़ 30% मोर देन लास्ट 4 ईयर्स। नाउ बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो फोकस एरियाज यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे एंड एटलीस्ट 60% ऑफ द कमिटमेंट्स विल बी रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। तो प्लान ये है कि $1 मिलियन पर कंट्री दिया जाएगा फॉर इन कंट्री वर्क एंड $9 मिलियन दिया जाएगा एज द ग्लोबल टेक्निकल असिस्टेंस। एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के जो फंड्स हैं उनको आप फूड सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे, इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन के लिए, टू एंश्योर दैट देयर इज़ क्लीन एंड हेल्दी ओशंस, climate change mitigation, and to manage the chemicals and waste and among other things। तो यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे हम कुनमिंग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। सो दिस कुनमिंग डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय ओवर 100 कंट्रीज ऑन October 13th 2021 and this is first part of this ongoing virtual 15th meeting of COPs to the United Nations Convention on Biological Diversity। एंड इस डिक्लेरेशन के अंदर इट बेसिकली कॉल्ड अपॉन द पार्टीज़ टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। उनके डिसीजन मेकिंग में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को मेन स्ट्रीम किया जाए एंड इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। थीम जो अडॉप्ट किया गया है इस डिक्लेरेशन का, दैट इज़ इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। So by adopting this, nations have committed themselves to support the development, adoption and implementation of the effective post-2020 implementation plan। जो भी capacity building करनी होगी, जो भी कार्टेजिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी का उसे फॉलो किया जाएगा। एंड जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द एम ऑफ द पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पे कहा गया है दैट इज़ टू रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। सो द मेन एम इज़ टू रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। अब इसकी जो अडॉप्टेशन हुई है इट बेसिकली क्रिएट्स अ मोमेंटम फॉर द न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैक्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल विल ऑल्सो। जो भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिटिकल विल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडमिक जो मीटिंग थी वो डिले हो गई थी एंड द मेंबर्स वाज नॉट एबल टू गेट टुगेदर इन 4 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पायलट फेज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 5 सिटीज़ के अंदर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया गया है। Therefore, we will understand what is this open network for digital commerce. So the aim of this entire launching of this open network digital commerce is to democratize the country's fast growing digital e-commerce space। इंडिया की जो डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस है जो कि अभी मेनली डोमिनेटेड है बाय द 2 US हेडक्वार्टर्ड फर्म्स, वन इज़ अमेज़ॉन एंड द अदर वन इज़ वॉलमार्ट। ये दोनों हमारी डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस को डोमिनेट करते हैं। एंड यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च करने का एम ये है कि हम हमारी डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस को जो कि बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही है इसमें हम एक डेमोक्रेटाइजेशन ला सकें। So after introducing UPI, now it says that ONDC will be a new game-changing idea to democratize the commerce. So what is this ONDC, Open Network for Digital Commerce? ये एक not for profit organization है। They will offer network
to enable the local digital commerce stores across the industries to be discovered and engaged by any network enabled application. जो लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स हैं उनको ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ डिस्कवरेबल बनाना ताकि वो एंगेज हो सकें, वो एक नेटवर्क उनको देना जिसके थ्रू वो डिस्कवर और एंगेज कर पाएँ। अब यहाँ पे ना तो ये एक एग्रीगेटेड एप्लीकेशन है, ना ही ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। जितनी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं या फिर जितनी भी डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वॉलंटरी बेसिस के ऊपर वो इस ONDC नेटवर्क को अडॉप्ट कर सकते हैं। दे कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप प्रोडक्ट्स बाय कर पाएंगे एंड दिस विल बेसिकली हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा विच इज़ ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और इस सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास जो लोकल जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसका हिस्सा बन जाएंगे एंड जो कंज्यूमर है वो किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपना सामान खरीद सकता है, दे कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। लेकिन अब सभी जो लोकल जो छोटे छोटे ई-कॉमर्स हैं उनको अलग अलग साइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही नेटवर्क के ऊपर ये सभी ई-कॉमर्स अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब करंटली आप देखो, अगर आपको अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदना है सो यू नीड टू गो टू अमेज़ॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ऐसा सेलर है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर है तो अगर आपको उनसे सामान ख़रीदना है तो आपको अमेज़ॉन पे जाके ही उनसे सामान ख़रीद पाएंगे आप। लेकिन ONDC के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो ई-कमर्शियल साइट है, लेट्स से अमेज़ॉन है या फिर लेट्स से कोई फ्लिपकार्ट है, ये सब आपको एक ही साइट पे मिल जाएंगी। ये सारी की सारी ई-कॉमर्स आपको जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अलग अलग जाके आपको प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको एक ही जगह, एक ही साइट पे, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म होल्डर कि क्या उनको ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा बनना है या नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि जो यहाँ पे लोकल ई-कॉमर्स के जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं, जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स ओनर हैं, वो सभी एक ही सिंगल विंडो के अंदर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। सो ये जो ONDC का जो मॉडल है इसमें बेसिकली जो UPI की सक्सेस है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, डिजिटल पेमेंट्स में कितनी बड़ी सक्सेस मिली है UPI को, सिमिलरली ई-कॉमर्स के अंदर ONDC एक सक्सेसफुल मॉडल बने तो सेम जो UPI की लाइंस हैं सिमिलरली आप इसी के बेसिस पे ई-कॉमर्स को भी लाया जा रहा है। अब देखो, हमारे पास डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स थे पहले। पेटीएम अलग होता था, गूगल पे का अलग है, आपके फ़ोन पे का अलग है, भीम ऐप अलग है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके पास एक UPI आ गया। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, द UPI अलाउड पीपल टू सेंड एंड रिसीव मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं बात। सिमिलरली जो ओपन नेटवर्क कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी जो रिटेल सेक्टर है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जा रहा है कि कोई भी डिजिटल कॉमर्स का डोमेन, चाहे वो होलसेल का हो, मोबिलिटी का हो, कोई फूड डिलीवरी का हो, कोई लॉजिस्टिक्स की है, कोई ट्रैवल की वेबसाइट है, कोई अर्बन सर्विसेज दे रहा है, ये सारी सर्विसेज, ये सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो अब इससे हमें इसका एम तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही विंडो के ऊपर सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। जो जो पार्टिसिपेट करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे है अभी। अब इसकी ज़रूरत क्या है, देखें, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इन्होंने एक आउटरीच कंडक्ट किया था ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। एंड इसका एम था टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्मॉल सेलर्स एंड स्पेशली द हाइपर लोकल सप्लाई चेन फंक्शनिंग। इनके ऊपर कोविड का क्या असर पड़ा है उसको यहाँ पे स्टडी किया गया।
जिसके बाद ये देखा गया कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है बिटवीन द स्केल ऑफ ऑनलाइन डिमांड एंड द एबिलिटी ऑफ द लोकल रिटेल इकोसिस्टम टू पार्टिसिपेट। जो ऑनलाइन लेवल की जो डिमांड है और जो लोकल रिटेल इकोसिस्टम है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जिसके बाद बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कंसल्टेशंस की गई, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाए गए एंड उस टाइम पे ये ONDC इन्विजन किया गया कि इससे किस तरह इंडिया का जो डिजिटल कॉमर्स है उसे हम रेवोल्यूशनलाइज कर सकें। अब इसमें जो न्यू फीचर है वो यही है दैट कि कोई भी एंटिटी है ना, दे विल बी एबल टू वर्क विदाउट द नीड फॉर डे टू डे गाइडेंस और एडवाइजरी फ्रॉम द शेयर होल्डर मेंबर। ये एक बड़ा फीचर है। देन अब इससे एक इंडिपेंडेंस आएगी, दे विल बी द इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंटिटीज़ को मिलेंगी, सो दे विल बी रिक्वायर्ड टू गेट फंडिंग इंडिपेंडेंटली एंड दे विल हैव दिस सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल मॉडल। अब प्रेजेंटली जो स्टेटस है वो ये है कि ONDC 5 स्टेट्स के अंदर पायलट स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली NCR, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर। ये स्टेट्स आपने नहीं भूलनी। दिल्ली NCR, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर, दीज आर 5 स्टेट्स एंड इसके 150 रिटेलर्स ऑन बोर्ड हैं। दैट इज़ द टारगेट ऑफ ऑन बोर्डिंग अराउंड 150 रिटेलर्स। एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिससे कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का जो पोटेंशियल है वो हम एनालाइज कर सकें। बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड इससे हम क्या पोटेंशियल होगा इसका एज अ कॉन्सेप्ट, इसे लेकर गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाएगी कि इसकी अडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स चाहिए। सो फॉर दैट एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया है। अब आगे आने वाले 5 सालों में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ये एक्सपेक्ट करता है कि तकरीबन 90 करोड़ यूजर्स ऑन बोर्ड आ जाएंगे एंड देयर वुड बी 12 लाख सेलर्स ऑन दिस नेटवर्क, जिससे कि 730 करोड़ एडिशनल परचेजेस हो पाएंगी और इससे काफ़ी एडिशनल आपको ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू जो है अराउंड 3.75 करोड़ रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा। देखो अभी अगर हम हमारी रिटेल मार्केट देखें तो हमारा जो डिजिटल कॉमर्स का जो रिटेल मार्केट है उसका अभी ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू वाज 2.85 लाख करोड़ रुपीज़, लेकिन 2020 के अंदर ये था विच वाज ओनली 4.3% ऑफ द टोटल रिटेल ऑफ द ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू। अगर हम डिजिटल का मिलाकर चलें तो ये जो गैप है ये पूरा का पूरा एडिशनल परचेजेस हमें मिल जाएंगे। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? इससे एक तरह का जो ऑपरेशन है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, किस तरीके से कैटलॉग करना है, कैसे इन्वेंट्री को आप मैनेज करेंगे ऑन दिस साइट, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होगी, ऑर्डर की फुलफिलमेंट कैसे होगी। तो हर एक डिफरेंट जो कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। इससे स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान हो जाएगा कि वो नेटवर्क के ऊपर डिस्कवरेबल हो एंड नाउ दे कैन कंडक्ट देयर बिजनेसेस। एंड बेसिकली एक तरह के स्मॉल बिजनेस के लिए तो पूरी की पूरी दुनिया उनके पास आ जाएगी, बिकॉज दिस विल ओपन द वर्ल्ड ऑफ चॉइस टू एवरीवन टू यूटिलाइज इट, स्पेशली फॉर द कंज्यूमर ऑल्सो। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने सारे आपको सेलर्स मिल रहे हैं। देन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात है। ONDC विल वर्क विद इट्स पार्टिसिपेंट so that they can publish anonymized and aggregated metrics on the network performance, ताकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो प्राइवेसी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। ट्रांसपेरेंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस प्लेटफॉर्म का एम क्या है कि जो ई-कॉमर्स के अंदर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है, जिससे कि हमारे जो भी डोमिनेटर्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं ना, दे आर ओनली कैरिंग दिस फाउल, एंड जिसकी वजह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हमें इन रिटेलर्स पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो उसके साथ अब जब ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स आ जाएगा, सो दिस विल इंट्रोड्यूस अ ट्रांसपेरेंसी एंड देर इज़ पोटेंशियल दैट दिस विल बिकम अ कंप्लाइंट विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इसको इन्हीं की कंप्लाइंस के बेसिस पे डेवलप किया जाएगा। और अभी जो हमने रिसेंटली स्टडी किया था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो एक इमर्जिंग सिनेरियो है, इसके साथ भी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को कंप्लायंस में रखा जाएगा। सो इट्स अ वेरी पोटेंशियल इशू दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड हियर
that is it getting enough of e-commerce platforms to sign up, along with issues related to the customer service, payment integration, ये सब हमें यहाँ पे देखना होगा. जो 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएंगी जो कि उन मेजर्स की बात करें जिससे कि ONDC की अडॉप्टेशन जो है, जो डिज़ाइन है वो और बेहतर हो पाए और इसकी अडॉप्टेशन जो है वो और फास्टर तरीके से हो पाए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गोवा के साओ जोआओ फेस्टिवल से रिलेटेड है. सो गोवा सेलिब्रेटेड साओ जोआओ फेस्टिवल ऑन 24 जून. ये साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा का फेस्टिवल है. तो वैसे भी एज अ फैक्ट ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस साओ जोआओ फेस्टिवल. सो गोवा का ये साओ जोआओ फेस्टिवल हर एक मॉनसून में एक साओ जोआओ फीस्ट सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ स्पेक्टेकुलर एंड चीयरफुल मैनर. बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से इसे गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू सेंट जॉन द बैप्टिस्ट एंड इसे एज अ साओ जोआओ फीस्ट की तरह गोवा के अंदर सेलिब्रेट करते हैं. ये गोवा की जो कैथोलिक कम्युनिटी है उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. ये ट्रेडिशन जो है, जो ट्रेडिशनल बोट फेस्टिवल जो है, ये 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था. एंड इस फेस्टिवल सेलिब्रेशन में बेसिकली जो विलेजर्स होते हैं दे जंप इनटू द वेल्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. मतलब दे जस्ट जंप इट एंड ये जो जंप है ये सिग्निफाई करता है दैट दे आर जंपिंग आउट ऑफ जॉय दैट द सेंट जॉन फेल्ट व्हेन जीसस वाज बॉर्न. तो जब जीसस का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे सेंट जॉन को ऐसा जॉय हुआ था दैट ही जम्प्ड. तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए इस फेस्टिवल के दौरान, इन सेलिब्रेशन के दौरान जो विलेजर्स हैं दे जंप इनटू द वेल, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स टू रिफ्लेक्ट, टू सिग्निफाई द जॉय. जो बॉयज़ हैं वो मेनली जंप करते हैं इनटू द वाटर एंड दिस कमेमोरेट द लीप ऑफ जॉय. And Saint John is said to have taken the womb of his mother, Saint Elizabeth, when Virgin Mary visited her. तो जब वो अपने मदर के वोम में थे तब ये एक टेल चलती आ रही है कि वो अपने मदर सेंट एलिजाबेथ के वोम में उन्होंने जंप किया था जब उनको वर्जिन मैरी मिलने के लिए आई थी. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्लेइंग द ट्रेडिशनल गमाउट. वहाँ पे उनका एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, उसे यहाँ पे प्ले किया जाता है. And it also includes revelers wearing the koppal, which is the crown of fruits, flowers, leaves, and villages के अंदर parading होती है and they often hop from one place to another and they chant this Sao Joao, Vaiva Sao Joao. तो basically बहुत ही cheerful और बहुत ही celebrate करके इस festival को मनाया जाता है. This is the festival of joy there. गोवा में जो साओ जोआओ है, इट इज़ एन ओकेजन फॉर फैमिली एंड विलेजर्स टू गेट टू नो देयर न्यूली वेड डॉटर्स हस्बैंड अ लिटिल बेटर एज वेल. तो एक इस तरह का ये ट्रेडिशन बनाया गया है कि उनकी जो न्यूली वेड डॉटर का जो हस्बैंड है उनको भी वो इस सेलिब्रेशन के दौरान और काफ़ी अच्छे से मिक्सअप होते हैं और काफ़ी अच्छे से जान पाते हैं. तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि साओ जोआओ फेस्टिवल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है. तो याद रखिएगा इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गोवा एंड यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ का जो खुशी थी वो सेंट जॉन ने जो जंपिंग वे के अंदर जो उनको हुई थी उसे यहाँ पे मार्क की जाती है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल संथल ट्राइब से रिलेटेड है. तो रिसेंटली संथल कम्युनिटी, संथल ट्राइब काफ़ी स्पॉटलाइट में आई हुई है आफ्टर द NDA announced or nominated one of the community leaders, Draupadi Murmu, to the highest constitutional position in the country. प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की पोजीशन पे NDA ने संथल कम्युनिटी के लीडर द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया है. तो इसीलिए संथल कम्युनिटी न्यूज़ में आ चुकी है. सो लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट संथल ट्राइब. सो संथल इज़ द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन कंट्री. इंडिया में संथल थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है. लार्जेस्ट ट्राइब गोंड है, सेकेंड लार्जेस्ट भील है और थर्ड लार्जेस्ट संथल है. तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए. गोंड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है, भील सेकेंड पे आती है और संथल थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है. यहाँ पे जो वर्ड संथल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. संथा
एंड अला। जो संथल है, संथा जो है, इट मीन्स काम एंड पीसफुल, और जो अला है इट मीन्स मैन. सो इट बेसिकली मीन्स पीसफुल मैन, संथल. अब इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो पास से ही जो संथल्स हैं दे वर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ एंड दे केम एंड दे सेटल डाउन इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में संथल्स मिलेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी दे माइग्रेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो कुछ एरियाज़ में आसपास के जो एरियाज़ हैं जैसे कि बिहार का जो संथल प्रगनास हैं वहाँ पे माइग्रेट करके गए एंड देन दे केम टू उड़ीसा ऑल्सो. तो यहाँ पे तो यही रीजन जो है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको संथल ट्राइब मिलेगी. पहले इनका दे वर लीडिंग दिस नोमैडिक लाइफ. आज के टाइम पे अगर हम इनका मेजर ऑक्यूपेशन देखें तो इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियल लेबर, माइनिंग एंड क्वायरिंग. रिलीजन की अगर हम बात करें सो दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमस ट्राइबल रिलीजन and they basically worship nature and they pay their obeisance to Zahir, which is the sacred groves, irrespective of the position they hold. So they are basically worshipper of the nature. Language अगर हम देखें तो संथल्स संथली में बात करते हैं और संथली लैंग्वेज की अपनी खुद की स्क्रिप्ट है which is called as OL Chiki. OL Chiki. It was basically invented by पंडित रघुनाथ मुर्मू. OL Chiki को इनकी खुद की स्क्रिप्ट है, संथली भाषा में ये बात करते हैं. नाउ संथली इन दिस OL Chiki स्क्रिप्ट इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में संथली भाषा को ऐड किया गया है और कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो की जाती है? OL Chiki स्क्रिप्ट. सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉमनली जो मैरिजेस होती हैं दे आर परमिटेड इन द सोसाइटी बाय नेगोशिएशन, बाय इलोपमेंट, बाय इंट्रूजन एंड बाय सर्विस. यहाँ पे जो जूनियर लिवरेट होते हैं, जो सोलोटेट होते हैं, या फिर अगर हम विडोज़ की रीमैरिज की बात करें, जो विडोअर्स हैं या फिर डाइवोर्सीज हैं, दे आर ऑल्सो परमिटेड इन द सोसाइटी. जो टाइप ऑफ मैरिजेस इस सोसाइटी के अंदर अलाउड हैं, सबसे पहले नेगोशिएशन, डिस्कशन के ऊपर बेस्ड. जो कोई एग्रीमेंट हो रहा है, दो पार्टीज़ हैं वो डिलिबरेट करके आपस में डायलॉग के साथ भी मैरिज को कर सकते हैं. देन देयर इज़ ऑल्सो दिस प्रैक्टिस ऑफ इलोपमेंट. नाउ इलोपमेंट बेसिकली रेफर्स टू द कंडक्शन ऑफ मैरिज इन सडन एंड सीक्रेटिव फैशन. तो बहुत ही सडन तरीके से, बहुत ही कहते हैं ना कि हरी चट मंगनी पट ब्याह, मतलब एक दूसरे के रेजिडेंस के अंदर यू जस्ट वेंट देयर एंड यू जस्ट हैड द मैरिज. तो बहुत ही सडन और सीक्रेटिव फैशन के अंदर भी यहाँ पे मैरिज की जाती है. देन कुछ एक और चीज़ यहाँ पे अलाउड है विच इज़ कॉल्ड एज इंट्रूजन. नाउ इंट्रूजन जब हम बोलते हैं तो इट बेसिकली मीन्स दैट यू आर एनक्रोचिंग और ट्रेसपासिंग. तो किसी की सहमति के बिना भी कोई बड़े अपनी मर्जी के साथ इंट्रूजन के थ्रू भी यहाँ पे मैरिजेस कंडक्ट करवा सकते हैं. एंड दिस ऑल्सो हैपन बाय सर्विस. तो अगर यहाँ पे कॉज, अगर हमारे पास बड़ा कॉज है, बिगर कॉज ऑफ हेल्पिंग द अदर पर्सन और डूइंग वर्क फॉर समवन और समथिंग, सो इन दैट केस ऑल्सो द मैरिज इज़ परमिटेड. देन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जूनियर लिवरेट की बात करें, अब देखो लिवरेट की जब हम बात करते हैं सो इट बेसिकली मीन्स टू फ्लोट और टू राइज इनटू द एयर. एंड यहाँ पे जो विडोज़ हैं, जो विडोअर्स हैं, जो डाइवोर्सीज़ हैं, इन सब की जो री मैरिज है वो भी इस कम्युनिटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर अलाउड है. देन इफ़ वी कमेंट ऑन द आर्किटेक्चर, तो संथल्स के जो हाउसेस होते हैं उनको ओलाह कहा जाता है. एंड दे आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड यू कैन आइडेंटिफाई देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. इनके जो घर होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, दे आर वेरी नीट एंड अट्रैक्टिव. एंड घरों की जो बाहर की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स की पेंटिंग्स लगी होती हैं. तो देयर इज़ अ मल्टी कलर्ड पेंटिंग्स आउटसाइड द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज. एंड जो बॉटम जो वॉल का होता है, जो बॉटम हाफ होता है,
that is painted with black soil. जो middle portion होता है that is painted with white and then the upper portion is painted with red. ये भी एक खास बात है. Bottom wall black होगी, middle portion white होगा, upper portion red होगा. Art forms अगर हम देखें यहाँ पे तो एक days of late the Santhal's Putha Pacha pattern sari and dresses, and it is sold through e-commerce sites and they are widely accepted in the community as well. तो पूटा कच्चा पैटर्न उसकी साड़ी और ड्रेसेस ये प्रिपेयर करते हैं. यहाँ की जो मेजर फेस्टिवल्स और रिचुअल्स जो संथल्स सेलिब्रेट करते हैं, जब सीड्स सो किए जाते हैं तो इरोक सिम करके फेस्टिवल मनाया जाता है, रिचुअल किया जाता है. जब सीड्स के अंदर स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है तो उसको हरियाम सिम करके इस रिचुअल को मनाया जाता है. एंड देन देर इज़ इरी गुल्डी सिम जिसके अंदर कुछ मिलेट्स डेटी को दिए जाते हैं. जनताल दैट इज़ द फर्स्ट ईटिंग ऑफ राइस. सहाराय दैट इज़ कैटल वर्शिप. Magha sim, dancing and merry making. Baha, that is the ritual for the first fruit of Mahau or the ceremonial hunting. So these are some of the major festivals and rituals that Santhal tribe they celebrate. So that is all for this video lecture. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.